हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये आज रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज 2.0 का सबसे पहला पॉडकास्ट है और आज हम शुरू कर रहे हैं विद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या है? ये वो सीक्वेंस है इवेंट्स की जिसमें सबसे पहले एक सेल ग्रो करता है साइज में, फिर अपने जीनोम को यानी कि अपने डीएनए को दुगना करता है और जितना भी उसके अंदर माल मसाला होता है यानी कि उसकी सेल ऑर्गेनेलीज सबको दुगना करता है और फिर डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। यानी कि एनसीईआरटी की लाइंस में द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल ग्रो, duplicates its genome, duplicates its cell organelles and ultimately gets divided into two daughter cells is called as the cell cycle. सेल साइकिल का टाइम हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे जनरली यूकैरियोटिक सेल में 24 आवर्स होता है, ईस्ट में 90 मिनट्स होता है और एक बैक्टीरियल सेल में 20 मिनट्स होता है। सेल साइकिल को हम बेसिकली दो फेजेस में बांटकर पढ़ते हैं। एक होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज वो फेज होती है जहां पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है और माइटोटिक फेज में एक्चुअली सेल में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। यानी कि हम कहेंगे सेल साइकिल का मतलब इंटरफेज है, फिर उसके बाद एम फेज में पहले होगा कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर होगा साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन और फिर अल्टीमेटली हमें मिलेंगे दो डॉटर सेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज सबसे लार्जेस्ट फेज है पूरी सेल साइकिल की। ये 95% टाइम को कवर करती है। सेल साइकिल के 95% टाइम को कवर करती है जिसमें सेल खुद को तैयार करता है डिवीजन के लिए। और इंटरफेज को हम टोटल 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को हम कहते हैं गैप 1 फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज क्योंकि ये M फेज के तुरंत बाद होती है। G1 फेज के की इवेंट्स क्या क्या हैं? G1 फेज पूरी इंटरफेज की और पूरी सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज होती है जिसमें सबसे ज्यादा तैयारी सेल करता है डिवीजन के लिए। सेल का जो साइज है वो G1 फेज में मैक्सिमली ग्रो कर जाता है। यानी कि सबसे पहला इवेंट हो रहा है यहां सेल के साइज का ग्रो करना, यानी कि उसके प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट होना। अधिकतर सेल ऑर्गेनेलीज G1 फेज में दुगनी हो जाती हैं। यहां आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं और एटीपीज बनते हैं। जो कुछ सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए अधिकतर चीजें G1 फेज में बना दी जाती हैं। यानी कि यहां पर काफी सारी चीजें हो जाती हैं। फिर सेल एंटर करता है एस फेज में। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूं, G1 फेज में क्या क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। फिर इसके बाद चलते हैं एस फेज पे जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फेज। यहां पर 3 मेजर काम होते हैं। सबसे पहला होता है डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा काम होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। अधिकतर प्रोटीन G1 फेज में बना दिए जाते हैं, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो डीएनए की पैकेजिंग में काम आते हैं, वो बनाए जाते हैं एस फेज में। और अगर मैं एक एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल होता है वो दुगने होते हैं। प्लांट्स में तो हम सेंट्रियोल की बात करते ही नहीं हैं। तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं या सेंट्रोजोम जिन्हें हम कहते हैं वो दुगने हो जाते हैं। तो एस फेज में आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है, डीएनए डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और तीसरा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। चलिए अब बात करते हैं डीएनए डुप्लीकेशन की। इसके लिए आपको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं एक ह्यूमन सेल पर जाऊं और ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर में धीरे धीरे ट्रैवल कर रही हूं तो वहां पर मुझे क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। कितने क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं? अगर मैं डिप्लॉइड सेल ले रही हूं तो 46 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। और वो सारे के सारे, इमेजिन करते जाओ, वो सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स अपने सिंगल क्रोमैटिड में हैं। सिंगल ऐसे
सारे 46 क्रोमोसोम के पास सिंगल क्रोमैटिड है, मतलब ऐसा समझो सबके पास एक एक बाजू है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, ये जितने भी 46 क्रोमोसोम्स हैं जिनमें अभी सिंगल सिंगल क्रोमैटिड हैं, अभी इन सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स में डबल क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। ये जितने भी 46 क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हैं? ये सारे डीएनए के धागे हैं। एक क्रोमोसोम डीएनए का एक छोटा सा धागा है, ठीक है? तो ये 46 क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही तो है। अगर आप एक सिंगल क्रोमोसोम को उधेड़ कर देखो तो उसमें से क्या निकलेगा? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का छोटा सा पोर्शन, धागा, राइट? तो होता क्या है बेटा, अब एस फेज में क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोम है, राइट, ये अभी ढीले ढीले पड़े रहे हैं सेल में, सब ढीले पड़े हुए हैं, ये टाइटली कंडेंस नहीं है, और इनके अंदर जो डीएनए है वो खुद को दुगना करेगा। और जब डीएनए खुद को दुगना करेगा तो जितने भी 46 क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी दो दो क्रोमैटिड वाली फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि पहले क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा था और अब क्रोमोसोम दो बाजू वाला, दो क्रोमैटिड वाला दिखाई देगा। तो इमेजिन करो, पहले जितने भी 46 क्रोमोसोम्स थे उनके पास केवल एक एक बाजू थी, लेकिन अब उनके पास दो दो बाजू हैं। क्यों? क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसने खुद को दुगना कर लिया है। तो अब सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स डबल क्रोमैटिड फॉर्म में हैं। यानी कि अब जैसे ही एस फेज खत्म हो जाएगी, हर एक क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमैटिड्स होंगे, और उन दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखने वाला कौन होता है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन की डिस्क होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो यानी कि जब एस फेज खत्म हो जाएगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। एस फेज से पहले भी मैं कह रही थी कि सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, और एस फेज के बाद भी मैं कहूंगी कि सेल में 46 ही क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन फर्क ये है कि पहले 46 क्रोमोसोम्स सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाले थे, लेकिन एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स डबल डबल क्रोमैटिड वाले होंगे। माने कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहते हैं लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। अगर एस फेज से पहले डीएनए की मात्रा 2C है तो एस फेज के बाद डीएनए की मात्रा 4C हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। फिर एस फेज के बाद आता है G2 फेज, जिसे हम गैप 2 या फिर प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। G2 फेज में सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, 3 ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जो G2 फेज में दुगनी होती हैं: क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस। ये 3 सेल ऑर्गेनेली G2 फेज में दुगनी होती हैं। बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो G1 फेज में दुगनी होती हैं। यहां पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस वापस से चल पड़ता है, यानी कि रिज्यूम हो जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन कहां कहां बन रहे हैं? G1 फेज में और G2 फेज में। बीच में जो हमारी एस फेज आई थी वहां पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है क्योंकि वहां पे डीएनए बनना होता है। तो बेसिकली, और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो G2 फेज में बनता है, दैट इज टिब्यूलिन प्रोटीन। तो क्या याद रखना है? G2 फेज में 4 मेन काम हो रहे हैं। पहला, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस दुगने हो रहे हैं। दूसरा, टिब्यूलिन प्रोटीन बनाया जा रहा है। और तीसरा, आरएनए सिंथेसिस कंटिन्यू हो जाता है फिर से, और प्रोटीन सिंथेसिस भी कंटिन्यू हो जाता है। तो यहां पर आकर हमारी इंटरफेज हो जाती है खत्म, जहां पे सेल ने खुद को तैयार कर लिया है, उसका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ गई है, उसमें एटीपीज, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, टिब्यूलिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, सब कुछ खत्म हो गया है। यानी कि अब सेल ने खुद को तैयार कर लिया है। लेकिन यहां पर एक और फेज हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं G0 फेज और द क्विसेंट फेज। कभी कभी क्या होता है, ये जो पूरी सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, इस सेल साइकिल को करवाने वाले कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं काइनेजेस।
और ये काइनेजेस अपने काम के लिए निर्भर होते हैं दूसरे प्रोटीन्स के ऊपर जिन्हें हम कहते हैं साइक्लिन्स। यानी कि सेल साइकिल को करवाने वाले कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। जब किसी कारणवश किसी भी वजह से ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस सेल के अंदर नहीं बनते हैं तो सेल जीवन फेज से आगे नहीं बढ़ता है और वो चले जाता है जी नॉट फेज में। तो जब भी सेल ये तय कर लेता है कि अब उसे आगे डिवीजन में नहीं जाना है और उसे सेल साइकिल को सस्पेंड करना है तो वो जीवन फेज को एग्जिट कर लेता है। यहाँ पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि आंसर क्या होगा। जी नॉट फेज में जब सेल होता है तो वो पूरी की पूरी सेल साइकिल को सस्पेंड करता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई सेल जी नॉट फेज में चला गया है तो वो हमेशा के लिए सेल साइकिल को छोड़कर चला गया है, ये जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर जी नॉट फेज से हम किसी सेल को वापस सेल साइकिल में बुलाना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई सेल जी नॉट फेज में होगा तो वो पूरी सेल साइकिल को तो सस्पेंड करेगा लेकिन जीवन फेज को एग्जिट करेगा। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, व्हेन अ सेल इज प्रेजेंट इन जी नॉट फेज इट एग्जिट्स द जीवन फेज। वो केवल जीवन को छोड़कर जाता है, पूरी सेल साइकिल को सस्पेंड करता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और बन जाता है कि जब सेल जी नॉट फेज में होता है तो क्या वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है? तो आप कहोगे नहीं, जी नॉट फेज में जब सेल होता है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसमें अच्छे से मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, बस वो डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर प्लांट को जरूरत पड़ती है तो वो सेल को जी नॉट फेज से वापस बुला सकता है, जैसा कि पेरेन्काइमा के केस में किया जाता है। जब हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं? जब हम पेरेन्काइमा में डी डिफरेंशिएशन कराते हैं, यानी कि पेरेन्काइमा के सेल्स जो जी नॉट फेज में पड़े रहते हैं, जब उनको वापस से सेल साइकिल में बुला लिया जाता है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। चलिए, अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम डिवाइड करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है हार्ट सेल्स का और न्यूरॉन्स का। कुछ सेल्स बहुत फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फिर एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में अक्सर आपको माइटोसिस डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का हर एक सेल एक्सेप्ट ऐसे सेल को छोड़कर जो रिप्रोडक्शन में जाना है, सारे बॉडी के सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो एनिमल्स में जो सोमैटिक डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनमें अक्सर माइटोसिस देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट्स के केस में माइटोसिस आपको हैप्लॉइड सेल में भी देखने को मिल सकता है और डिप्लॉयड सेल में भी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। एक एक्सेप्शन यहां पर आती है और वो है हमारा ड्रोन्स। हाउस, ये जो हमारी हनी बी होती है, हनी बी में जो मेल्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, उनमें हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है। तो जनरली एनिमल्स के केस में डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, लेकिन एक ऐसा एनिमल है ड्रोन जिसमें हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है। अदरवाइज प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं एम फेज की तरफ, यानी कि माइटोटिक फेज की तरफ, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस को भी हम फर्दर 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वो 4 फेजेस में डिवाइड करेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जब ये चारों फेज खत्म हो जाएंगी तो फिर साइटोकाइनेसिस होता है, माने साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज सबसे पहली फेज होती है। इंटरफेज में जो हमारे डीएनए के थ्रेड्स होते हैं, हम उन्हें क्रोमैटिन कहते हैं, यानी कि अभी वो ढीले ढीले पड़े हुए हैं। तो प्रोफेज को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में 2 मेन काम होते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिंस,
मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो और ज्यादा कंडेंस होने लगते हैं। और दूसरा, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स हैं, हम जानते हैं कि 2 सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो जो एनिमल सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम पड़ा हुआ है, यानी कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रोसोम है ये खुद को दुगना करता है। तो अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चालू हो गया है और जो सेंट्रोसोम हैं, जो सेंट्रियोल से बने हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं। अब ये जो सेंट्रोसोम है, इन सेंट्रोसोम से निकलना शुरू हो जाती हैं एस्ट्रल रेज। और जब सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रे निकलना शुरू हो जाती है तो इस पूरे अपैरेटस को हम बोलते हैं एस्टर। तो एक एनिमल सेल में जब सेंट्रोसोम ने खुद को दुगना कर लिया है तो कितने सेंट्रोसोम हैं अभी सेल के साइटोप्लाज्म में? 2 सेंट्रोसोम। और इमेजिन करो उन दोनों सेंट्रोसोम से कुछ धागे निकलने शुरू हो गए हैं। और जब इस सेंट्रोसोम से छोटे छोटे धागे निकलने शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम एस्ट्रल रे कहते हैं, तो मैं इस सेंट्रोसोम को एस्टर कहने लगती हूं। तो अभी साइटोप्लाज्म में कितने एस्टर हैं? 2 एस्टर हैं, क्योंकि 2 सेंट्रोसोम हैं। तो 2 सेंट्रोसोम से जो एस्ट्रल रे निकली तो अब हम उन्हें एस्टर कहेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये दोनों एस्टर्स हैं इन्हें हम माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, द 2 एस्टर्स टुगेदर present in the cytoplasm of animal cell during prophase is called as the mitotic apparatus. अब बात करते हैं लेट प्रोफेज की। लेट प्रोफेज में ये जो दोनों सेंट्रोसोम हैं ये ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर चुके होते हैं, यानी कि एक सेंट्रोसोम एक पोल पर पहुंच चुका होता है और दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोल पर पहुंच चुका होता है, और वहां जाकर इनमें से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है लेट प्रोफेज में? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब प्रोफेज खत्म होगी तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर एक एनिमल सेल की बात करूं तो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पर होंगे, उनसे स्पिंडल फाइबर बाहर निकल चुके होंगे, उनसे स्पिंडल फाइबर बन चुके होंगे, न्यूक्लियस कि मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो चुकी होगी, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो चुका होगा और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो रहे हैं। अब हम चलते हैं मेटाफेज पर। मेटाफेज एनसीईआरटी कहती है आप वहां से मानोगे कि मेटाफेज चालू हो गई है जब पूरी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह गायब हो जाती है तो समझ जाओ कि मेटाफेज चालू हो गई है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बन गए थे, ये सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जोड़ लेते हैं। अभी हमने बताया था कि जितने भी क्रोमोसोम अभी सेल के अंदर प्रेजेंट हैं सब में 2-2 क्रोमैटिड्स हैं और उनको जोड़ने रखने वाला है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के चारों तरफ जो प्रोटीन की डिस्क है वो काइनेटोकोर है। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो सारे 46 क्रोमोसोम अभी सेंटर पर अरेंज हो गए हैं। और जो सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं इसे हम बोलते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल। और स्पिंडल फाइबर्स ऊपर भी बने हुए हैं, ऊपर वाले पोल पर भी, और स्पिंडल फाइबर्स नीचे वाले पोल पर भी बने हुए हैं। तो ऊपर वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने आप को क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जोड़ लेते हैं और नीचे वाले स्पिंडल फाइबर्स भी अपने आप को काइनेटोकोर से के स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जोड़ लेता है। माने कि इमेजिन करो बेटा 46 के 46 क्रोमोसोम अभी सेंटर पर लगे हुए हैं लाइन में, और उन सारे 46 क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमैटिड हैं और एक सिंगल क्रोमोसोम से ऊपर की तरफ से भी स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ से भी स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स 46 हैं तो स्पिंडल फाइबर्स कितने होंगे? 92। यानी कि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के दुगने होंगे। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम से
दो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, एक ऊपर वाले पोल से और एक नीचे वाले पोल से। तो ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं जो सेंटर पर अरेंज हो गए हैं, इस सेंटर की प्लेट को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन कॉन्ग्रेशन का मतलब सारे क्रोमोसोम्स का सेंटर पर अरेंज हो जाना। तो मेटाफेज में दो मेन काम हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स खुद को क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जोड़ रहे हैं, और सारे क्रोमोसोम्स जितने भी हैं वो एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट में, एक सिंगल लाइन में सेल के सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि मेटाफेज पर फुल कंडेंसेशन हो चुका होता है, मतलब क्रोमोसोम जितने मैक्सिमम कंडेंस हो सकते हैं वो यहां हो जाते हैं। और अगर आपको क्रोमोसोम्स को पढ़ना है, उनकी मॉर्फोलॉजी को जानना है कि क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो आप मेटाफेज पर जाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम देन गो टू मेटाफेज, बिकॉज एट मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड। फिर हम चलते हैं एनाफेज पर। एनाफेज में जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ऊपर की तरफ डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स पर खिंचाव पैदा होता है। और क्रोमोसोम्स पर खिंचाव पैदा होने के कारण जो एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड हैं वो अलग हो जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक सिंगल क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं, तो ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर भी जोर लगाता है अपनी तरफ और नीचे वाला स्पिंडल फाइबर जोर लगाता है अपनी तरफ। यानी कि जो क्रोमोसोम को जोड़ने वाला क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम की दो बाजुओं को, दो क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला जो सेंट्रोमियर था वो टूट जाता है, और सेंट्रोमियर के टूटने की वजह से एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ चला जाता है और एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे एनाफेज में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम को जोड़ने वाला सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला सेंट्रोमियर टूट जाता है, जिसकी वजह से होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स थे वो अलग हो जाते हैं। तो यही सवाल केवल पूछता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनाफेज में, और एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। यानी कि 46 क्रोमैटिड्स ऊपर की तरफ और 46 क्रोमैटिड्स नीचे की तरफ। तो एक पोल पर चले गए 46 क्रोमैटिड्स और दूसरे पोल पर चले गए 46 क्रोमैटिड्स, और अब यही क्रोमैटिड्स को हम फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। ये जो 46 क्रोमैटिड ऊपर वाले पोल पर हैं, अब मैं इन्हें फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स कहूंगी, क्योंकि यही डॉटर सेल में जाने वाले हैं। तो यानी कि ऊपर वाले पोल पर 46 क्रोमोसोम्स हैं जिनमें एक क्रोमैटिड है, और नीचे वाले पोल पर भी 46 फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं जिनमें एक क्रोमैटिड है। फिर चलते हैं टीलोफेज पर। टीलोफेज पर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो यहां पर क्रोमोसोम्स फिर से ढीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स चालू हो जाएगा। तो जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है क्रोमोसोम्स की, वो खोने लगेगी, क्योंकि वो फिर से ढीले पड़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी की लाइन है दैट the identity of chromosomes as discrete unit is lost in telophase। मतलब जो पहचान थी क्रोमोसोम की, अपनी खुद की एक सेपरेट पहचान, वो खोने लगेगी, क्योंकि यहां आकर क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो गायब हुआ था वो वापस आ जाएगा। ऊपर की तरफ 46 क्रोमोसोम्स हैं सिंगल क्रोमैटिड वाले, नीचे वाले पोल पर 46 क्रोमैटिड हैं सिंगल 46 क्रोमोसोम्स हैं सिंगल क्रोमैटिड वाले। तो ऊपर की तरफ जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आ जाएगा। नीचे की तरफ जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आ जाएगा। यानी कि अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, और दोनों न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन कैसे 46 क्रोमोसोम्स, एक एक क्रोमैटिड वाले। और गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गायब हुए थे वो भी वापस आ जाएंगे। तो टीलोफेज पर आकर कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है।
अब इसके बाद चालू होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। प्लांट सेल में अगर आपको साइटोकाइनेसिस करना है तो हम क्या करते हैं, सेल में बीचों बीच जो गोल्जी बॉडी है वो इकट्ठा हो जाती हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसे हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट अंदर से बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। और अल्टीमेटली ये जो सेल प्लेट होती है ये सेल को दो भागों में बांट देती है। तो सिंपल यही क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइनेसिस के दौरान प्लांट सेल में फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है जो कि सेल प्लेट को बनाता है और सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करती है। ध्यान से सुनो बेटा, सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करती है यानी कि सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती है और सेल को दो भागों में बांट देती है। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही अंदर की तरफ धंसती चली जाती है और एक सेल को दो भागों में बांट देती है। यानी कि यहां पर इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसेगी तो कैसे ग्रो करेगी, सेंट्रीपीटली, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करती है और सेल को दो भागों में बांट देती है। अब कभी कभी जरूरी नहीं है कि सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो। कभी कभी सेल में केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनसाइटियम। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनसाइटियम। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस की वजह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाइनरी फिजन। माइटोसिस की वजह से ग्रोथ होती है। माइटोसिस की वजह से इंजरी बढ़ती है। माइटोसिस की वजह से जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोन्स बनते हैं। अब चलते हैं मियोसिस पर। अच्छा, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटी सी फेज आती है जिसे हम इंट्रामियोटिक इंटरफेज कहते हैं या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसके बारे में अभी बताएंगे। तो मियोसिस से पहले भी इंटरफेज होती है, जैसे माइटोसिस से पहले इंटरफेज होती है, तो वहां पे सेल पूरा तैयार हो जाता है। फिर वो एंटर करता है एम फेज में। लेकिन यहाँ पे मियोसिस के केस में जो हमारी एम फेज है उसे भी हमने दो भागों में बांट लिया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले बात करते हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 में हम पहले 4 फेजेस पढ़ेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स फेज है जिसको हम टोटल 5 फेजेस में बांटकर पढ़ते हैं। लाओ जरा पानी दे दो। दैट मीन्स लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। सबसे पहले आता है लैक्टोटीन। वहां पे आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस एक ही लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिंस। लैक्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चालू हो जाता है। फिर आती है आपकी जाइगोटीन। जाइगोटीन में होती है पेयरिंग। इसको ऐसे समझो, हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जोड़ों में पाए जाते हैं। और अगर मैं एक जोड़े की बात करूं, एक पेयर की बात करूं, तो एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर्स और उनके ऊपर जो बैठी जीन्स हैं वो भी एक जैसी होती हैं और इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जाइगोटीन के दौरान होती है पेयरिंग या फिर साइनैप्सिस, मतलब जोड़े बनाए जाते हैं। ऐसे सारे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर, 2 क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, वो जोड़ा बना लेते हैं और इस प्रोसेस को हम पेयरिंग और साइनैप्सिस कहते हैं। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम पास आ गए और उन्होंने एक जोड़ा बना लिया। अब इस जोड़े के बीच में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
ये साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस होता है, माने ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो आपसे नेचर पूछ सकते हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ने वाला साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सो यू विल से न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा सेल जिसमें मियोसिस चल रहा है उसमें इंटरफेज हो चुकी है, और हम जानते हैं इंटरफेज के बाद, एस फेज के बाद, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड होते हैं। तो अब इमेजिन करो कि आपके पास दो क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमोसोम, और हर एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड हैं, राइट। एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड हैं और दो क्रोमोसोम्स ने मिलकर जोड़ा बना लिया है, जिनको जोड़ने वाला है साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड काउंट करूं इस पूरे जोड़े में, तो कितने होंगे? 4 क्रोमैटिड होंगे, है ना। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हैं, लेकिन दो क्रोमोसोम ने मिलकर जोड़ा बना लिया है, तो अब टोटल इस जोड़े में कितने क्रोमैटिड्स हैं? 4 क्रोमैटिड हैं। तो इसीलिए मैं इसको कहती हूं टेट्राड। और क्योंकि इस टेट्राड में दो क्रोमोसोम हैं, तो मैं इसे कहती हूं बाइवेलेंट। तो यानी कि जाइगोटीन में पेयरिंग और साइनैप्सिस होने के बाद बनता है बाइवेलेंट, जिसे हम कहते हैं टेट्राड। फिर इसके बाद आती है पैकिटीन। पैकिटीन में होती है बहुत इंपॉर्टेंट काम, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। यहां पर जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, मतलब एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, वो दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। तो यहां पर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके बीच में आर्म एक्सचेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको करवाने वाला जो मेजर एंजाइम होता है वो होता है रिकॉम्बिनेस एंजाइम। यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो पैकिटीन पर हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो पैकिटीन पर होता है कि टेट्राड यहां दिखाई देता है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है। टेट्राड बनता तो जाइगोटीन में है, लेकिन दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के नीचे पैकिटीन में। टेट्राड बनता कहां है? जाइगोटीन में, पर दिखाई कहां देता है? पैकिटीन में। चलिए फिर चलते हैं डिप्लोटीन पर। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सीधा क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम में। डिप्लोटीन के दौरान होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, माने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ने वाला जो साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो घुलना शुरू हो जाता है। यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो एक पॉइंट पर जुड़े रह जाते हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं कियाज्मेटा। यानी कि एक जोड़े में जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो काफी हद तक अलग हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और उसे हम कियाज्मेटा कहते हैं। इसीलिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें एक्स शेप के स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। तो ये सवाल आ जाता है कि कौन सी फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप कहोगे डिप्लोटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डिप्लोटीन है ये काफी सालों तक या काफी महीनों तक सेल में अरेस्ट हो जाती है, मतलब सेल इसके आगे नहीं बढ़ पाता, और उस सूरत में हम इस रुकी हुई डिप्लोटीन को कहते हैं डिक्टायोटीन। और डिक्टायोटीन देखने को मिलती है oocytes ऑफ मैमल्स। चलिए फिर चलते हैं डायाकाइनेसिस पे। डायाकाइनेसिस पर आते आते क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहां चालू हो गया था? लेप्टोटीन में। लेकिन डायाकाइनेसिस पर आते आते क्रोमोसोम काफी कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉइंट जहां पर क्रोमोसोम जुड़े हुए थे कियाज्मेटा, वो ऊपर की तरफ स्लिप ऑफ होने लगता है, वो पॉइंट ऊपर की तरफ खिसकने लगता है, और इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। तो ये सवाल सीधा पूछा जाता है कि कियाज्मेटा ऊपर की तरफ खिसकना कहां चालू होता है? तो आप बोलोगे डायाकाइनेसिस पे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम यहां पर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाते हैं। फिर चालू होती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में
वही होगा। जो क्रोमोसोम्स हैं पूरी तरह कंडेंस हो चुके होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होगी। अब यहां पर भी जो क्रोमोसोम हैं वो खुद को सेंटर पर अरेंज करेंगे, लेकिन फर्क ये है कि माइटोसिस की मेटाफेज में 46 के 46 क्रोमोसोम एक सिंगल प्लेट में अरेंज होते हैं, लेकिन यहां पर दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। जो हमारा जोड़ा था, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा था, वो अभी भी टिप से जुड़ा हुआ है, सिर्फ टिप से हल्का सा जुड़ा हुआ है। यानी कि जब सेंटर पर जोड़ा बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, यानी कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा सेंटर पर बैठेगा, जिसमें से एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ होगा जोड़े में से और एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह 23 के 23 जोड़े सेंटर पर बैठ जाएंगे। तो जब 23 जोड़े सेंटर पर बैठेंगे तो उसमें 23 क्रोमोसोम ऊपर वाली प्लेट में होंगे और 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स नीचे वाली प्लेट पर होंगे, यानी कि दो प्लेट बनेंगी। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो डायाकाइनेसिस में बनकर पूरे हो चुके हैं, वो स्पिंडल फाइबर अब क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से खुद को जोड़ेंगे। लेकिन यहां पर फर्क ये है बेटा कि ऊपर वाले जो 23 ऊपर की प्लेट में जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनसे एक एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा होगा ऊपर वाले पोल से, और नीचे वाली प्लेट में जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनसे एक एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा होगा। माइटोसिस की मेटाफेज में एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर जुड़ा होगा, यानी कि यहां पर मेटाफेज पर जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही स्पिंडल फाइबर्स हैं। चलिए फिर शुरू होती है एनाफेज। अब एनाफेज में पोल्स एक स्पिंडल ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींचेंगे, नीचे वाले अपनी तरफ खींचेंगे, तो एक जोड़े में से एक क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम नीचे जाएगा। यानी कि यहां पर हो रहा है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के, एक सिंगल क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड अलग हो रहे थे, यानी कि माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट रहा था, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम हो रहा था। लेकिन यहां की मेटाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता है, बल्कि यहां पर एक जोड़े में जो दो क्रोमोसोम हैं वो अलग होते हैं। यानी कि एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, लेकिन यहां पर हो रहा है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो एक यानी कि 23 क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे और 23 क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे, लेकिन 23 क्रोमोसोम्स में ऊपर वाले 23 क्रोमोसोम्स जो होंगे, हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होंगे। माइटोसिस की एनाफेज में ऊपर जो 46 क्रोमोसोम्स गए थे, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड था, पर यहां पर आधे क्रोमोसोम्स जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स ऊपर 23 क्रोमोसोम्स नीचे, लेकिन हर एक क्रोमोसोम में अभी भी दो क्रोमैटिड हैं। फिर इसके बाद यानी कि जो सही मायनों में हम कहते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, वो कहां होता है? एनाफेज 1 पर। आप चलते हैं टीलोफेज पर। टीलोफेज में फिर वही होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डीकंडेंसेशन चालू हो जाएगा, वो ढीले होने लगेंगे, लेकिन वो इतने ढीले नहीं होंगे जितने ढीले माइटोसिस की टीलोफेज में हो जाते थे, क्योंकि अभी इसको मियोसिस 2 में भी जाना है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी ये सब वापस आ जाते हैं। चलिए, अब टीलोफेज 1 खत्म होने के बाद एक सिंगल सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं और दोनों न्यूक्लियाई में 23 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन वो क्रोमोसोम्स में दो दो क्रोमैटिड हैं। फर्क समझ में आ रहा है बेटा? ऊपर वाले न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स और नीचे वाले न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम्स, लेकिन दो दो क्रोमैटिड वाले। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे सेल एक छोटी सी इंटरफेज में जाता है, एक छोटी सी इंटरफेज में मियोसिस 2 में जाने से पहले। इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस या फिर इंट्रामियोटिक इंटरफेज। यहां पर डीएनए दुगना नहीं होता है। मैं फिर से दोहरा रही हूं,
यहां पर डीएनए दुगना नहीं होता है, यहां पर आरएनए बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, सेंट्रियोल दुगना होता है, लेकिन डीएनए नहीं बनता है। अब चालू हो जाएगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, बिल्कुल सेम। इसीलिए मियोसिस 2 को हम कहते हैं वो इक्वेशनल ही होती है नेचर में, बिल्कुल वही सब कुछ होगा। अभी हमारे पास सपोज साइटोकाइनेसिस हो गया है, मियोसिस। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो, जैसे ही मियोसिस 1 पूरा होता है तो मियोसिस 1 के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं वो सीधा मियोसिस 2 में भी जा सकता है, या फिर वो सेल पहले 2 सेल में डिवाइड होगा तब मियोसिस 2 में जाएगा। चलिए, अब प्रोफेज 1 बिल्कुल वही, प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होगी, जैसी माइटोसिस की प्रोफेज थी ऐसे ही मियोसिस 2 की प्रोफेज 2 है। यहां पर सब कुछ वही होगा, स्पिंडल फाइबर्स बना दिए जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब डिसअपियर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा समझो कि मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया और 2 सेल बन गए। अब वो जो 2 सेल बने हैं, दोनों सेल के न्यूक्लियाई में 23 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन 2 क्रोमैटिड वाले। अब इन दोनों सेल्स में आगे प्रोफेज 2 होगी, और ये प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज जैसी होगी। फिर मेटाफेज होगी, बिल्कुल माइटोसिस के मेटाफेज जैसी। सेंटर पर एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाएंगे। फिर एनाफेज होगी, बिल्कुल माइटोसिस जैसी। जो सेंट्रोमियर है वो टूटेगा और क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो जाएगा, यानी कि एनाफेज 2 पर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड होता है। फिर टीलोफेज, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली दोबारा से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो 2 सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। तो टोटल जैसे ही मियोसिस 2 खत्म होगा और उसका साइटोकाइनेसिस खत्म होगा, हमें टोटल कितने सेल मिलेंगे? 4 सेल मिलेंगे, और चारों के चारों सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे अल्टीमेटली। लेकिन अब कैसे क्रोमोसोम होंगे उन चारों डॉटर सेल में? सिंगल क्रोमैटिड वाले, क्योंकि हमने एनाफेज 2 पर क्या किया है? हमने एनाफेज 2 पर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड को अलग कर दिया है। तो अब अल्टीमेटली जो हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, ये 4 डॉटर सेल्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने पेरेंट सेल में थे। कितने? सब में 23। और अब ये क्रोमोसोम सारे कैसे हैं? सिंगल क्रोमैटिड वाले। और डीएनए कंटेंट भी कितना होगा? आधा होगा पेरेंट सेल का। तो अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे और उनमें डीएनए कंटेंट कितना था? डीएनए कंटेंट 2x था। तो जो अब 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उन सब में 23 क्रोमोसोम्स होंगे और डीएनए कंटेंट XXXX होगा। ओके, मियोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मियोसिस ना होता तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स ना हो पाता स्पीशीज में। मतलब मेरे अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो मेरी बेटी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर माइटोसिस हुआ करता तो जो गैमीट्स हैं वो डिप्लॉयड हुआ करते और वो दोनों फ्यूज होके एक टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते। तो स्पीशीज में जो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है कि मेरी बेटी में भी 46 होंगे, उसके बच्चों में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ये मियोसिस की वजह से होता है। और मियोसिस की वजह से आता है वेरिएशन। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो माइटोसिस को बढ़ावा देते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एनिमल्स में इंसुलिन। लेकिन कुछ होते हैं माइटोटिक पॉइजन्स जो रोकते हैं, जैसे साइनाइड्स, अजाइड्स और कॉल्सीचीकम। कॉल्सीचीकम को हम माइटोटिक पॉइजन कहते हैं क्योंकि वो एक सेल को मेटाफेज पर अरेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल है उसमें माल मसाला, क्रोमोसोम्स, ये सब डीएनए दुगना तो हो जाता है पर बंट नहीं पाता। इसीलिए कॉल्सीचीकम की वजह से एक सिंगल सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाता है। इसीलिए हम कॉल्सीचीकम को क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट भी कहते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको यह बताना है, आपको सपोज दिया है कि आपको एक सेल से, एक सिंगल सेल से 16 सेल बनाने हैं,
16 सेल्स बनाने हैं नए माइटोसिस से, तो बताओ आपको कितने नंबर ऑफ माइटोसिस लगेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल होता है x-1। जहां पर x है आपको कितने सेल बनाने हैं, तो अगर आपको एक सेल से 16 सेल बनाने हैं तो कितने माइटोसिस आपको चाहिए होंगे, 16 - 1 15। फिर यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सपोज 100 बीज बनाने हैं, बीज, तो 100 बीज बनाने के लिए कितने मियोसिस करवाओगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x + x/4, यानी कि 100 + 100/4, तो कितना आ जाएगा 125 मियोसिस। फिर यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब तक वो ये पूछेगा, सपोज वो आपसे कह रहा है कि एक पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम हैं, एक पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम हैं और उसका डीएनए कंटेंट है 2C, तो बताओ G2 फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे और उसमें कितना डीएनए कंटेंट होगा। तो हम जानते हैं कि S फेज में केवल डीएनए कंटेंट दुगना होता है, क्रोमोसोम्स नहीं। तो G2 फेज में क्रोमोसोम 12 ही रहेंगे लेकिन डीएनए कंटेंट हो जाएगा 4C। प्रोफेज में भी क्रोमोसोम 12 रहेंगे, डीएनए कंटेंट हो जाएगा 2C। मेटाफेज में भी क्रोमोसोम 12 रहेंगे, डीएनए कंटेंट रहेगा 2C। 2C तो मैंने वो बताया था ना, 2C तो इनिशियल बताया था, सॉरी। अगर पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम है और 2C डीएनए कंटेंट है तो G2 फेज में 12 क्रोमोसोम रहेंगे, 4C डीएनए कंटेंट रहेगा और मेटाफेज तक यही रहेगा। लेकिन एनाफेज पर एक पोल पर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 12, और दूसरे पोल पर भी 12 क्रोमोसोम, लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा। ऊपर वाले पोल पर 2C, नीचे वाले पोल पर भी 2C, क्योंकि हमने एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया था। तो एनाफेज के एक पोल पर 12 क्रोमोसोम, दूसरे पोल पर भी 12 क्रोमोसोम, लेकिन डीएनए कंटेंट एक पोल पर 2C, दूसरे पोल पर 2C, यानी कि अल्टीमेटली जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनके पास क्रोमोसोम नंबर 12 रहेंगे और डीएनए कंटेंट 2C, यानी कि बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा। तभी तो हम कहते हैं कि माइटोसिस से क्लोन्स बनते हैं। ओके बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इस पॉडकास्ट में कवर हो गई है, कुछ भी नहीं छूटा है, कोई पैराग्राफ, कोई इंपॉर्टेंट लाइन, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नथिंग इज लेफ्ट। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, इसके पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिएगा एंड द चैप्टर इज रेडी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो और जम कर तैयारी करो। बाय।